बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 1 11th क्लास की फिजिक्स का, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है मात्रक एवं मापन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी ने जो लेक्चर नंबर 0 है हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने क्लास ली होगी। तो अब बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है मात्रक एवं मापन की। लेकिन बच्चों, हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि भौतिकी क्या होती है, यानी फिजिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो भौतिकी होती है वो क्या होती है, यानी फिजिक्स क्या होती है ना। तो बच्चों, आपके 11th क्लास की फिजिक्स का एक चैप्टर था भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, जो अभी डिलीट हो चुका है ना। इससे 1-2 साल पहले आपके चैप्टर था, लेकिन अब आपके वो चैप्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिकी क्या होती है। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि मैं हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, है ना, तो वगैरह वगैरह। जैसे और भी जो घटनाएं हमारे जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें, है ना, तो उनका अगर ऑब्जर्वेशन करें, है ना, जैसे मान लो कि अगर पर्टिकुलर चीज़ है ना, तो हमने क्या किया, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ऊपर से फेंका, और फेंकने पर क्या हुआ, हमें पता चला कि वो जो वस्तु है, वो जो सामान है ना, वो क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो व्यक्ति को धक्का दिया गया, धक्का देने के बाद में क्या है कि वो नीचे की तरफ ही गिर रही है। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं वो क्या कर रही है, एक ही नियम को फॉलो कर रही है ना। हमारे जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो वस्तु है वो एक नियम को ही फॉलो कर रही है। तो हमारे ये जो फिजिक्स के नियम क्या होते हैं, फिजिक्स के नियम ये होते हैं कि इन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, है ना, हमने कुछ रूल्स बना दिए। उन रूल्स को क्या करते हैं कि जो वातावरण में, जो इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को यहाँ पर जो सब चीज़ें वो फॉलो करती हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हमने एक रूल बना दिया कि जो कोई भी वस्तु है उनको फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। तो हमने एक नियम बना दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो ना आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम किसे कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो वापस वो नीचे की तरफ आती है, गुरुत्व का आकर्षण होता है। तो हमने वहाँ पर एक नियम बना दिया, गुरुत्व का आकर्षण। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और जो वैज्ञानिक होते हैं, इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने क्या किया, इनके कुछ रूल्स बना दिए, और इन रूल्स को ही ऑब्जर्वेशन करना, इनके बारे में अध्ययन करना ही वो भौतिकी कहलाती है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर जो भौतिकी होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड फेमेन, एक वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके ये समझाने की कोशिश की कि जो भौतिकी होती है वो क्या होती है। तो बच्चों देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक शतरंज के खेल को, है ना बच्चों, तो उन्होंने इस प्रकार से शतरंज का खेल बनाया, है ना, उसको समझने की कोशिश की कि भौतिकी होती क्या है, ताकि बच्चों को समझ में आए कि भौतिकी को हाँ सच में इस प्रकार से कहते हैं। तो जैसे मान लेते एक व्यक्ति यहाँ पर है, ए व्यक्ति ए, और दूसरा व्यक्ति बी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बी व्यक्ति है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर ये दोनों बैठे करके क्या कर रहे हैं कि शतरंज का खेल खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक स्टोरी है, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भौतिकी होती है वो क्या होती है। तो ए और बी व्यक्ति बच्चों जो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर, है ना, इस शतरंज को खेल रहे हैं। लेकिन कुछ ही दूरी के ऊपर बैठा एक व्यक्ति सी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है ना, सी व्यक्ति क्या कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, देख रहा है ना। ये जो शतरंज का खेल है, ये जो खेल रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, इस सी व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, इनको देख रहा है कि ये किस प्रकार से इस खेल को खेल रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि शतरंज के खेल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, ठीक है, और ऊंट वगैरह, हाथी वगैरह, ये इसके अंदर होते हैं। तो जैसे मान लो कि जो ए है, ए ने क्या किया, अपने प्यादे को चलाया। प्यादे को क्या किया, यहाँ पर प्यादा क्या होता है, सीधा चलता है ना बच्चों, तो प्यादा क्या होता है, सीधा चलता है। तो इसने क्या किया, इस चीज को ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो प्यादा है वो एक कदम चलता है और सीधा चलता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, फोन घुमा करके
अपने एक दोस्त दूर बैठे दोस्त को फोन करके कहा, ये कह दिया कि यहाँ पर दो व्यक्ति ये चीज ये एक खेल है जो खेल रहे हैं और यहाँ पर क्या है इस प्रकार से वो खेल रहे हैं। तो अब क्या किया कि ये जो बातें हैं वो सब कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहा था। इन सभी ऑब्जर्वेशन को उसने क्या किया, यहाँ पर डी व्यक्ति को क्या कर रहा था, बता रहा था। तो जैसे इसने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके इस डी व्यक्ति को बता रहा था, फिर यहाँ पर क्या किया, इसने भी क्या किया, एक फायदे को आगे ऐसे बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया। तो उसने फिर ऑब्जर्वेशन किया कि दूसरे वाले ने भी क्या किया है, इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सब चीजों क्या कर रहा है, नोट कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि आगे चल करके जो घोड़ा है ना, इसको उसने घोड़े को चलाया, घोड़े को चलाने के बाद में ये एक ये दो घोड़ा फिर से इधर मुड़ गया। तो उसने कहा अच्छा जो घोड़ा होता है वो क्या कर रहा है, जो घोड़ा है वो ढाई चाल चलता है, एक दो आदि इस प्रकार चलता है, तो ढाई चाल चलता है। तो इस सी व्यक्ति ने क्या कहा इस डी व्यक्ति से कि भाई जो घोड़ा है वो ढाई चाल चलता है। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों इसके बाद मान लेते हैं कि ये जो प्यादा है, इस प्यादा यहाँ आने के बाद में क्या करता है कि यहाँ पर कोई प्यादा बैठा हुआ है, उसको क्या करता है कि इसे तिरछा मारता है। क्या कर रहा है कि तिरछा मार रहा है। तो फिर इस व्यक्ति ने देखा कि अरे अरे भाई करेक्शन करो। उसने कहा क्या हुआ कि भाई ये जो प्यादा है ना वो चलता तो सीधा है लेकिन मारता टेढ़ा है। क्या करता है, चलता तो सीधा है लेकिन मारता क्या है, टेढ़ा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर इस बात को हम समझें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो शतरंज का खेल है, जो ये यहाँ पर ये घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है, वो यहाँ हमारे लिए क्या है, एक भौतिक जगत है। क्या है, एक भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है। और यहाँ पर ये बेटा जो व्यक्ति है वो उसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ये हमारे क्या है, वैज्ञानिक है। क्या है, ये हमारे क्या है, वैज्ञानिक है, जो इन सब बातों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हाँ ये जो घटनाएं हो रही है वो हो रही है ना। फिर यहाँ जो ये फोन करके इस व्यक्ति को बता रहा है, वो जो व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, फिजिक्स हैं, है ना। इनको जो नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं इनको अगर मान लो इसके अंदर नोट किया जा रहा है ना, इन सभी रूल्स को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। इन सभी हम क्या कर रहे हैं, एक जगह बच्चों इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, फिजिक्स के नियम जो होते हैं ना वो जरूर नहीं है कि यहाँ पर 100% सही हो, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो उस समय के लिए वो सही है ना। उनमें आगे जाकर के मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसने कहा कि प्यादा जो चलता है वो सीधा चलता है लेकिन मारता है तो क्या करता है, तिरछा मारता है, टेढ़ा मारता है। तो ये फिजिक्स के अंदर भी ऐसे है कि मान लो अभी जो वैज्ञानिक को लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिक्स की बुक्स के अंदर वगैरह के अंदर यहाँ पर उन्होंने लिख दिया और हम वो क्या कर रहे हैं, आपको बताते चलते आ रहे हैं। लेकिन आगे आने के बाद अगर उनमें कोई चेंजेस होता है तो चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बच्चों इसके अंदर देखो यहाँ पर ये जो इसके अंदर बनता गया, जैसे मालूम मैं कहूँ कि जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, हम 9th क्लास के नाम ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो पूरे यहाँ परमाणु के अंदर फैला हुआ होता है। लेकिन आगे चल कर पता लगा कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो तो क्या होता है, वो नाभिक के अंदर निहित होता है। तो यहाँ पर हम जो विज्ञान के जो नियम है, फिजिक्स के जो नियम है, वो हम यहाँ पर आगे चलकर भी करेक्शन कर सकते हैं। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रिचर्ड फेनमैन के इस प्रैक्टिकल से हमने ये समझा कि यहाँ पर भौतिकी होती क्या है। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम बच्चों समझते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आपको अच्छा खासा समझ आ चुका होगा कि भौतिकी किसे कहते हैं, क्यों हम यहाँ भौतिकी पढ़ रहे हैं, इनको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, है ना, जिसको अंग्रेजी के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं, है ना। तो मात्रक व मापन, ठीक है, मात्रक व मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बच्चों मात्रक एवं मापन
ये जो चैप्टर है वो आपकी आने वाली 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि ये आपके एक प्रकार से 11th क्लास की फिजिक्स के लिए है ना एक बेसिक्स है, जो आगे आने वाली क्लासों के अंदर आपको आगे आने वाले चैप्टर के अंदर आपको ना बहुत ही सहायता या फिर हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि ये जो चैप्टर है मात्रा का मापन, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो इसको भी एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो बच्चों इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों इसके अंदर हम पहले समझते हैं, जैसे मान लो एक गाँव था, है ना। उस गांव के अंदर एक शॉपकीपर यानी दुकानदार रहता था। वो क्या था, एक कपड़े का व्यापारी था। क्या करता था, कपड़े का व्यापार करता था। तो उसके पास में जैसे कोई ग्राहक आता, ठीक है, तो ग्राहक जैसे मान लो कोई ग्राहक गया, है ना, तो ग्राहक उसके पास में गया और जाने के बाद में कहता है कि भाई साहब ये कपड़ा जो है वो कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, जो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसने कहा कि साहब ये कपड़ा जो है वो इतना एक हाथ जितना 1000 रुपये का मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो ग्राहक था उसने कहा कि ठीक है दे दीजिए, है ना। तो मॉल में होने के बाद में यहाँ पर जब कपड़े नापने की बारी आई, है ना, कपड़े जब नापने की बारी आई बच्चों, तो उस शॉपकीपर ने क्या किया, अपने पास छोटे छोटे क्या है कि मजदूर रखा करता था, ठीक है। मतलब जो मजदूर छोटे छोटे थे, ठिंगने, ठीक है, तो उनके हाथ भी छोटे छोटे रहने वाले, है ना। तो उसने क्या किया, दुकानदार ने वो जो कपड़ा है उन छोटे छोटे मजदूरों के हाथ से नाप करके देना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पर दुकानदार का हाथ इतना बड़ा, तो अगर मान लो कि दुकानदार के अगर हाथ के बरोबर कपड़ा ले और जो मजदूर के हाथ के बरोबर कपड़ा ले, तो लगभग आधा ही मिलेगा उसको, तो पूरा मिलेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से वो दुकानदार क्या कर रहा था, उसकी चोरी कर रहा था। तो इस वजह से जो गांव के लोग थे वो क्या थे, उससे परेशान थे। और ये बात जो थी वहाँ के राजा, ठीक है, जो राजा वहाँ उस टाइम पर तो राजा हट्टे कट्टे होते हैं, है ना, तो उनके पास में ये बात पहुँच गई। तो राजा को इस बात का पता चला, तो राजा को गुस्सा आया कि भाई ये बात तो गलत हो रही है, मेरे प्रजा के साथ में नाइंसाफी हो रही है। तो राजा ने क्या किया, उस टाइम पर, है ना, अपने हाथ के बरोबर कोई समान लंबाई का कोई औजार वगैरह उन्होंने क्या किया, बना करके दिया कि आज के बाद जो कुछ भी सामान कपड़े का बेचा खरीदा जाएगा, ठीक है, वो मेरे हाथ के नाप के बरोबर ही बेचा हुआ खरीदा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस बात को स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और जैसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति हैं, है ना। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के जो पुराने समय में लोग रहते हैं, है ना, वो सेवा मालूम उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो क्या करते हैं, गाँव के अंदर खेती करते हैं। कोई खेती कर रहा है, गेहूं खेती कर रहा है, कोई किस प्रकार से कर रहा है, और कोई पशु पक्षी वगैरह होते हैं कि ना, तो उनको पालते वगैरह करते हैं, है ना। तो अब उनके अंदर जैसे मान लो कि कोई अगर भेड़ बकरी वगैरह है, तो वो उनको पालन पोषण करके, है ना, तो पालन पोषण करके उनका जो है वो बालों से रुई बनाकर बेचता है। तो अब उनका अगर मान लो सामान वगैरह एक दूसरे से एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 किलो गेहूँ और 1 किलो रुई, तो इन दोनों का मोल तो बराबर हो नहीं सकता। तो फिर उनको भी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया कि नहीं, यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए तो मेरे पास कुछ ये तो गड़बड़ है, 1 किलो गेहूँ 1 किलो रुई तो ज़्यादा महंगी है गेहूँ के मुकाबले। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सबको स्टैंडर्डाइज मतलब इनको मानक नाम देना जरूरी था, है ना। जरूरत पड़ रही थी कि यहाँ पर किसी भी सामान को हम किस एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, एक फिक्स मान से मापें, ताकि हमें यहाँ पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमें धीरे धीरे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो आपको समझाता है कि मात्रक और मापन होते क्या है। ये बच्चों इस प्रकार से चैप्टर की इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी और आज हमें ये सीखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, जो चैप्टर नंबर 1 है वो कि हमें किस लिए पढ़ाया गया है। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका चैप्टर है मात्रक और मापन, है ना, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का सबसे पहले फ्लो पता होना जरूरी है ना। आपके एनसीईआरटी 11th के अंदर देखना, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर खोलोगे उसके अंदर आपके जो बिंदु हैं वो लिखे हुए हैं, है ना, कि किस किस प्रकार से बिंदु जो है वो लिखे हुए हैं। तो 10th क्लास तक तो ऐसा वगैरह होता नहीं है, लेकिन 11th-12th में जब आप आते हो, है ना, तो 11th-12th में आने के बाद बच्चों यहाँ पर हर चैप्टर का शुरू के अंदर फ्लो लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर तो जो मात्रक और मापन है ना, उसका जो है यहाँ पर हमारे पास में परिचय है।
परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। इंट्रोडक्शन, ये हो गया हमारे पास में पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 है भौतिक राशियाँ। तो बच्चों हम इसके अंदर पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक राशियों को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये भी आप देख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है कि मूल राशि, मूल भौतिक राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, बच्चों आप पढ़ोगे कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। फिर आप तीसरी जो है उन्हें कहते हैं पूरक राशियाँ, वो बच्चों आप पढ़ोगे कि पूरक राशि किसे कहते हैं, पूरक राशि। ठीक है, अगर इंग्लिश में अगर इनके नाम देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये होती है ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, और इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब बच्चों इसके बाद में जो आपके जो फ्लो पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट हो गया परिचय, दूसरा है भौतिक राशियां, तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना रहेगा यहाँ पर मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति के अंदर आप 4 प्रकार की मात्रक पद्धति का पढ़ोगे। एक तो है आपके बच्चों अंकेस, दूसरा आपके सीजीएस, तीसरा आपके है एफपीएस, और चौथा है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो है आपके असेय पद्धति। ये 4 प्रकार की पद्धतियां जो आपको पढ़नी रहेगी। अब बच्चों हमें समझना है कि भौतिक राशि जो है वो क्या होती है। भौतिक राशियों को 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तो है भौतिक राशियाँ, है ना, भौतिक राशि क्या होती है, और सेकंड है अभौतिक राशि क्या होती है ना बच्चों। तो 2 प्रकार से हमें भौतिक राशियों को ध्यान रखना है, एक तो भौतिक राशियां और एक अभौतिक राशियां। तो बच्चों भौतिक राशियां हमें ये समझना है कि वह राशि जिनका मापन व तोलन संभव हो, क्या हो, जिनको मापा जा सके और फिर तोला जा सके, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो समझ सकते हैं, जैसे किसी पदार्थ की लंबाई है तो लंबाई को मापन कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान को हम नाप तोल सकते हैं, द्रव्यमान को हम तो हमें तोलना है तो उस वस्तु के द्रव्यमान को, लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से जैसे मान लो वेग हुआ, त्वरण हुआ वगैरह जो है वो जो भौतिक राशि है, जैसे मान लेते हैं वेग है, तो वेग, ठीक है, समय को माप सकते हैं। ठीक है, धारा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, धारा कितनी बह रही है, कितनी यूनिट वगैरह आ रही है, तो ये जो सब चीज़ें वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब भौतिक राशि किसे बोलते हैं, है ना। तो अब भौतिक राशियाँ वे राशि जिनका मापन व तोलन क्या हो, संभव ना हो, जिनको माप को तोल नहीं सकते ना हो, उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, अभौतिक राशियां कहते हैं। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अभौतिक राशियां क्या होती है। जैसे मैं कहूँ गुस्सा, अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं मुझे 2 किलो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को माप नहीं सकते कितना किलो गुस्सा है, या फिर कह प्यार
तो मुझे कितना प्यार आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर प्यार को क्वांटिटी नंबर से हम डिनोट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर जलन, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह जो है वो यहाँ पर इनको अभौतिक राशि कहते हैं। तो अभौतिक राशि तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, हमें तो यहाँ भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है कि भौतिक राशि जो है वह राशि जिनका मापन और तोलन संभव हो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों सुन रहे होगा कि जैसे मान लो कि लंबाई है, किसी वस्तु की लंबाई उसको हम नाप सकते हैं तो लंबाई एक प्रकार की भौतिक राशि हो गई। द्रव्यमान है, किसी का वजन नाप सकते हैं तो उसे यहाँ पर हम द्रव्यमान कहते हैं। वेग, कोई कार जो है वो किस वेग से चल रही है उसका हम वेग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और समय है, जो कोई भी यहाँ पर जो समय बीत रहा है उसको हम समय के अंदर नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में धारा है उसको हम नोट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, वह राशि जिनका मापन और तोलना संभव हो उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ पर भौतिक राशि के बारे में और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। ये तो टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की जो आपको सुने आ चुका होगा। अब भौतिक राशि के बारे में कुछ और बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। वापस से लिख लेते हैं इसको। तो बच्चों देखो, भौतिक राशि जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी यानी फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी फुल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि वह राशि जिनको मापना व तोलना संभव हो, मापना और तोलना क्या हो, संभव हो, है ना। या फिर तोलन क्या कहते हैं, तो मापन और तोलन क्या हो, संभव हो तथा जो किसी भौतिक नियम को क्या करती हो, भौतिक नियम को व्यक्त करती हो। ये लो भाई, अब जैसे मान लेते हैं बल है ना, जो बल है ना, या फिर चलो क्या समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी वस्तु के ऊपर मैंने 2 न्यूटन बल लगाया। कितने न्यूटन? 2 न्यूटन मैंने क्या किया, एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने इधर धक्का दिया और उसके ऊपर 2 न्यूटन मैंने क्या किया, बल लगाया, 2 न्यूटन बल लगाया। तो यहाँ पर जो 2 न्यूटन है वो किसको डिनोट कर रहा है, बल को। किसको डिनोट कर रहा है, बल को डिनोट कर रहा है। अब बच्चों देखो, बल जो है वो किस प्रकार से भौतिक नियम को डिफाइन कर रहा है कि बल की वजह से क्या हो रहा है, कोई वस्तु जो है वो आगे और पीछे शायद हो रही होगी, है ना। तो वस्तु की स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वस्तु बल लगाने की वजह से, ठीक है, कितना बल लगा है कि वो आगे पीछे हुई है, उससे ही यहाँ पर हम, तो यहाँ पर बल क्या हो गया, एक प्रकार भौतिक राशि हो गई, क्योंकि ये फिजिक्स के किसी नियम को यहाँ पर रूल को बता रही है, जो कि भौतिक की किसी नियम को व्यक्त करती हो, जो भौतिक के नियम को व्यक्त करती हो। तो यहाँ पर वो भौतिक राशि कहलाती है, वह राशि जिनका मापना और तोलन संभव हो तथा जो किसी भौतिक नियम को व्यक्त करती हो उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लो हमने बल किया, है ना, तो किसी वस्तु पर 2 न्यूटन बल लग रहा है ना। या फिर मान लेते हैं कि कोई तार के अंदर 2 एम्पीयर धारा बह रही है, कोई तार है, इस तार के अंदर 2 एम्पीयर धारा जो है वो फ्लो कर रही है, 2 एम्पीयर, ठीक है। तो 2 एम्पीयर धारा इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है धारा को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को, धारा को डिनोट कर रहा है कि धारा किस क्वालिटी के साथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच रही है, उसे हम यहाँ पर, तो ये धारा जो है वो भौतिक के नियम को व्यक्त कर रही है और उसको माप भी सकते हैं, ठीक है। तो धारा को माप सकते हैं, इस वजह से क्या हो गई, धारा की तो भौतिक राशि हो गई। अब बच्चों, है ना, जैसे मान लो अगर हम किसी भौतिक राशि को, जो भी भौतिक राशि होती है ना, वो 2 मान से मिलकर के बनी होती है। जो भी कोई भौतिक राशि रहेगी वो 2 मान से मिलकर के रहती है। एक तो उसका मान रहता है संख्यात्मक मान और एक रहता है उसका मात्रक मान, ठीक है। मतलब कोई भी भौतिक राशि 2 मान से मिलकर के बनी होती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, दूसरा उसके यूनिट वैल्यू
यानी उसका मात्रक मान। जिससे इस प्रकार से देख कह सकते हैं इसको, जैसे कोई भौतिक राशि है, तो बच्चों ये भौतिक राशि। अब जो भौतिक राशि है, उन भौतिक राशि में संख्यात्मक मान तथा और एक रहता है इसके अंदर मात्रात्मक मान। मात्रक मान लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई फिजिकल जो क्वांटिटी है वो संख्यात्मक मान और मात्रक मान से मिलकर के बनी होती है। अंग्रेजी में इनको कहते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको कहते हैं रेफरेंस यूनिट, संदर्भ मात्रक। ठीक है, संदर्भ मात्रक मतलब इससे रिलेटेड जो मात्रक है, संख्या से रिलेटेड, उसे रेफरेंस यूनिट कहते हैं। अब जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जो यहाँ आ रहा है अन, और रेफरेंस यूनिट के अंदर आ रहा है यू, तो u इंटू यू से, अन इंटू यू से क्या है, एक जो फिजिकल क्वांटिटी मिलकर के बनी होती है, कोई भौतिक राशि होती है, वो क्या होती है कि यहाँ पर जो है वो संख्यात्मक मान और मात्रक मान से मिलकर के बनी हुई होती है ना। तो अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देखूं, तो एग्जाम्पल बच्चों हम देख सकते हैं कि इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो मान है वो 2 kg है, 2 किलोग्राम है ना। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो 2 है वो यहाँ पर इसका क्या है, संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान, जो संख्या डिनोट कर रहा है, और ये इसका क्या है, मात्रात्मक मान है, जो क्या डिनोट कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। इस केजी से पता लग रहा है कि किसी वस्तु का जो है वजन के बारे में बात की जा रही है। अगर मात्रक नहीं हो तो बच्चों हमें उस वस्तु के बारे में, उस पदार्थ के बारे में, जो भौतिक जो राशि है उसके बारे में सही प्रकार जानकारी नहीं मिल पाएगी। जैसे मान लो मैं कहूँ कोई वस्तु 2 है, अब 2 क्या है, 2 किलो है, 2 सेंटीमीटर की है, 2 मीटर की है, 2 कितनी। ठीक है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर संख्यात्मक मान और मात्रक मान दोनों की जरूरत पड़ती है। तो किसी भौतिक राशि को हम संख्यात्मक मान और मात्रक मान से हम डिनोट करते हैं। और बच्चों यहाँ पर इसके बाद में ध्यान रखना है, यहाँ पर हम किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक और मात्रक मान को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। किस प्रकार से चेंज करेंगे बच्चों, जैसे मान लो कि मैं 2 kg को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 kg को लिख सकता हूँ 2000 ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 kg को, 2 किलो को 2000 ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर देखो बच्चों, इस जगह पर मैं मान तो वही है। अगर मान लो कोई सामान हम लेकर के आएंगे, है ना, मार्केट से हम सामान लेकर के आएंगे तो 2 किलो लेके आओ या फिर 2000 ग्राम लेकर के आओ, वस्तु तो वही आने वाली है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इनका चेंज हो चुका है ना। तो यहाँ पर वो प्रदर्शन इनको डिनोट करना वो चेंज हो गया कि यहाँ पर 2 kg, ठीक है, और 2000 ग्राम। अब बच्चों देखो यहाँ पर पता लग रहा है कि kg जो है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो kg है वो बड़ा मात्रक है और जो ग्राम है वो छोटा मात्रक है। अगर मान लो हम बड़े ग्राम से छोटे, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो संख्यात्मक मान है वो बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं मान लो इसको कहूँ अन1 और इसको कहूँ u1 यानी यूनिट, और इसको कहूँ अन2 और इसको कहूँ u2, तो अगर मान लो यहाँ पर संख्यात्मक मान बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो यूनिट वैल्यू रहेगी, है ना, मतलब जो मात्रक मान वो घट रहा है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका मात्रक है अगर वो घट रहा है, छोटी राशि हो रही है, किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो यहाँ पर जो संख्यात्मक मान है वो बढ़ रहा है ना। तो बच्चों इस क्लास के अंदर आपको सुना आया होगा भौतिक राशि कैसे कहते हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर।
तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मात्रात्मक मान जो है वो अगर घट रहा है तो संख्यात्मक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। कि यहाँ पर जो n1 की वैल्यू है वो यहाँ पर वो व्युत्क्रमानुपाती हो गई u2 की वैल्यू से। कैसे कि अगर मान लो n1 का मान घटता है या फिर u2 का मान जो है, ठीक है, u2 का मान अगर घट रहा है, मतलब मात्रा अगर घट रहा है ना, मतलब ये जो kg का मान घट रहा है, तो यहाँ पर जो n1 यानी संख्यात्मक मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मात्रा होते हैं अगर वो एक दूसरे के गुणनफल है तो उनका जो गुणनफल होता है वो नियतांक होता है ना। तो बच्चों यहाँ तक आपने मात्रात्मक मान और यहाँ पर मात्रा मापन के बारे में पढ़ा, और आने वाली क्लासों के अंदर हम और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मात्रा मापन क्या होता है। इस क्लास के अंदर इतना ही। अब बच्चों आप सभी को क्या करना है ना, इस वीडियो को जो कुछ भी आपको लगा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आप भी क्या करना है, पढ़ाई के अंदर लग जाना है। आपकी 11th क्लास फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इसको लिए शायद आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो सभी अपने स्कूल जाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।